हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज के हमारे वीडियो में हम जो है जियोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जियोलाइट्स देखिए जियोलाइट्स जो होते हैं आपके 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट क्या है? इसमें 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब क्या होता है? देखिए, एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब होता है, सिलिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड रहता है। तो अगर कुछ सिलिकॉन एटम का डिस्प्लेसमेंट एल्यूमिनियम के थ्रू कर दिया जाए, एल्यूमिनो सिलिकेट का मीनिंग है कि अगर सिलिकेट के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन एटम का डिस्प्लेसमेंट एल्यूमिनियम के थ्रू कर दिया जाता है, तो इस तरह से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको बोला जाता है एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इसका मतलब हुआ सम सिलिकॉन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। तो आपका जियोलाइट जो है एक तो 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट है। एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब जिसमें सिलिकॉन एटम का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एल्यूमिनियम एटम के थ्रू किया जाता है। इसका पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोरस स्ट्रक्चर लाइक हनीकॉम्ब। जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इसमें पोर्स बने हुए होते हैं, उसी तरह का पोरस स्ट्रक्चर जो है आपका जियोलाइट का होता है। और इस पोर्स के अंदर जो है आपका वाटर फील्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस पोर के अंदर भरे हुए होते हैं। अब हम जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला देखें। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो m x/n AlO2 होल x SiO2 होल y एंड ZH2O। ये जो है आपके जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें M मेटल आयन होता है। मेटल आयन में आपका Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, इस तरह के आयन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। N होता है यहां पर वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। तो इस तरह से आपका जो जियोलाइट है, ये जियोलाइट के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोर्स में जो है पानी भरा हुआ होता है। एक्चुअली जियोलाइट जो होते हैं इनको अपन स्पेशली एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं। तो जब भी हमें किसी जियोलाइट को एज ए कैटलिस्ट काम में लेना है तो हम सबसे पहले जियोलाइट को वैक्यूम में गर्म करते हैं। जब जियोलाइट को वैक्यूम में गर्म किया जाता है तो वैक्यूम में गर्म करने पर इसके पोर्स में भरा हुआ जो वाटर होता है वो बाहर निकल आता है। जब जियोलाइट को वैक्यूम में गर्म किया जाता है तो वैक्यूम में गर्म करने पर इसके पोर्स में भरा हुआ पानी जो होगा वो बाहर आ जाता है और इसके पोर्स जो होते हैं वो वेकेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है। अब इसमें जो पोर्स का साइज होता है 260 से 740 पिकोमीटर, ये डायामीटर है। पोर्स का जो डायामीटर होता है 260 पिकोमीटर से लेकर के 740 पिकोमीटर पोर्स का डायामीटर होता है। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन पोर्स के अंदर एंटर कर पाता है या उसमें से बाहर निकल सकता है, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोर के अंदर एंटर कर पाए और उसमें से बाहर निकल पाए, तब तो जियोलाइट जो है उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कैटेलाइसिस करता है। लेकिन अगर रिएक्टेंट जो है आपके पोर के अंदर एंटर करने के लायक नहीं है, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज पोर के साइज से बड़ा है या पोर के साइज से मैच नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिएक्टेंट होगा
वो पोर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और जियोलाइट उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी प्रोडक्ट बनना है या नहीं बनना, ये डिपेंड करता है पोर्स का साइज और जियोलाइट मॉलिक्यूल का साइज। पोर का साइज और जियोलाइट मॉलिक्यूल का साइज, अगर ये दोनों साइज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि आपका मॉलिक्यूल जो है पोर के अंदर एंटर कर पाता है, बाहर निकल पाता है, तब तो उस कंडीशन में आपका जो जियोलाइट जो एज ए कैटलिस्ट वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। और इसी कारण से हम जियोलाइट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं इसका शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जितने भी जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइट्स को अपन नाम क्या देंगे? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। जो जियोलाइट होता है उसको आप शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों कह रहे हो? अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज पोर के साइज के कंपैरिजन में छोटा है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोर के अंदर एंटर कर जाए और उसमें से बाहर निकल जाए, तब तो जो है आपका जियोलाइट जो है उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैच कर पाता है, ले पाता है और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन अगर साइज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, उनका कैटेलाइसिस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कैटेलाइसिस का होना या ना होना डिपेंड करता है साइज के ऊपर, और यही कारण होता है कि हम इसको जो है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का नाम देते हैं। अब इसके बाद में आते हैं कि भाई जियोलाइट हमारे जो है इनके कुछ अपन एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल्स में जियोलाइट का जो एग्जाम्पल है, एक तो अपन ने पढ़ा हुआ है Na2, Al2, Si2, O8, XH2O। इसे अपन बोलते हैं सोडियम जियोलाइट। फिर इसको बोला जाता है सोडियम जियोलाइट। इसको शॉर्ट में इसका अपन ने सिंबल भी दिया था NaZ। दूसरा एग्जांपल है ZSM5। तीसरा एग्जांपल आता है इसका इरियोनाइट। इरियोनाइट में Na2, K2, Ca, Mg, AlO2 whole twice, SiO2 twice, .6H2। तो ये बेटा जियोलाइट के एग्जांपल्स हैं। तो जियोलाइट आपका 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट। एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब जिसके सिलिकॉन एटम का डिस्प्लेसमेंट आपके एल्यूमिनियम के थ्रू किया जाए। स्ट्रक्चर पोरस होता है लाइक हनीकॉम्ब। जनरल फॉर्मूला होता है mx/n, AlO2 whole x, SiO2 whole y and ZH2O। इसमें M होता है आपका मेटल आयन, इनमें से कोई मेटल आयन हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। N होता है आपका वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। जियोलाइट के जो पोरस स्ट्रक्चर है, तो पोरस स्ट्रक्चर में पोर्स का जो डायामीटर होता है 260 से 740 पिकोमीटर होता है। अब जियोलाइट्स जो होते हैं इनको जनरली अपन एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं। कैटलिस्ट में आपके इस कैटलिस्ट को भी एक स्पेशल नाम दिया हुआ है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जियोलाइट जो है इनको हम शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जिनका साइज आपके जियोलाइट के पोर के साइज का कॉम्प्लीमेंट्री है, उनसे छोटा है, तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके जियोलाइट के पोर्स के अंदर एंटर कर पाते हैं और एंटर करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो वो पोर में एंटर नहीं कर पाएगा, कैटेलाइसिस नहीं होगा। तो कैटेलाइसिस का होना या ना होना ये डिपेंड करता है पोर्स के साइज के ऊपर और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। इस वजह से अपन जो है जियोलाइट्स को अपन एक नाम देते हैं यहाँ पर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एग्जांपल में सोडियम जियोलाइट, आपका ZSM5, आपका इरियोनाइट। इनके यूजेस में अगर अपन देखें तो आपका जो सोडियम जियोलाइट होता है
सोडियम जियोलाइट के बारे में आपने 11th क्लास में जो है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए अपन सोडियम जियोलाइट को काम में लेते हैं। फिर दूसरा आपका ZSM-5 जो जियोलाइट होता है, ZSM-5 जियोलाइट जो है ये आपका अल्कोहल को गैसोलीन मींस पेट्रोल, अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन ZSM-5 जियोलाइट को काम में लेते हैं। इसके अलावा आपका जो जियोलाइट होते हैं ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है एज ए कैटलिस्ट इनको काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है कोलाइड्स। तो ये कोलाइड वर्ड को सबसे पहले यूज करने वाला था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम नाम का साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम कोलाइड वर्ड को यूज किया। कोलाइड वर्ड आया आपका ग्रीक लैंग्वेज से कोला। कोला मीन्स होता है गम। गम मतलब गोंद वगैरह, जिसको मतलब जो देखने पर आपका गोंद जैसा होता है या फीलिंग में गोंद जैसा होता है, चिकना मटेरियल होता है, थिक मटेरियल होता है, उसके लिए यहाँ पर जो है कोलाइड वर्ड को काम में लिया गया। थॉमस ग्राहम ने नेचर में जितना भी मटेरियल मिलता है उस मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को तो नाम दिया था उसने क्रिस्टेलॉइड्स और दूसरे को नाम दिया था कोलाइड्स। थॉमस ग्राहम ने नेचर में जो भी मटेरियल मिलता है, जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उन सब के लिए जो है वहां पर दो उसने टर्म बनाई। एक तो बताया क्रिस्टेलॉइड और एक बताया कोलाइड। क्रिस्टेलॉइड का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हो या कोई और सॉल्यूशन हो, आपका एनिमल मेम्ब्रेन में से या प्लांट मेम्ब्रेन में से आसानी से पास हो जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन को एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन में से पास कराया जाए और वो आसानी से पास हो जाए, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आर पार निकल जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टेलॉइड। जो आपका सब्सटेंस होगा, जिस सॉल्यूट का आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो वो सॉल्यूट आपका किस में काउंट किया जाएगा? क्रिस्टेलॉइड में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, NaCl, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। यानी अगर जैसे मान लीजिए अपन ने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया और ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना करके अपन किसी एनिमल मेम्ब्रेन में से उसको पास कराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल भी पास होंगे और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी पास होंगे। अगर दोनों पास हो रहे हैं तभी अपन मटेरियल को क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टेलॉइड बोल सकते हैं। लेकिन जो कोलाइड होता है, कोलाइड में इसका अपोजिट है। कोलाइड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन में से इजी वे में क्रॉस नहीं हो सकता है या बहुत बहुत कम अमाउंट में क्रॉस हो पाता है, उसको अपन क्या मानेंगे? कोलाइड मानते हैं। जब सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन या आपके प्लांट मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं हो पाता, क्रॉस में पास नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सब्सटेंस होता है उसको अपन मानते हैं कोलाइड। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन प्रोटीन होता है, गम, जिलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा। तो इस तरह से थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिस्टेलॉइड एंड कोलाइड। क्रिस्टेलॉइड मतलब जो जिनके सॉल्यूशन क्रॉस हो जाते हैं और कोलाइड मतलब जिनके सॉल्यूशन क्रॉस नहीं। अब थॉमस ग्राहम का ये जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन आपका रॉन्ग था। अब भाई ये रॉन्ग क्यों था? रॉन्ग होने का इसका रीजन है क्योंकि थॉमस ग्राहम ने क्या बताया कि कोई मैटर जो है या तो वो क्रिस्टेलॉइड होता है या फिर वो कोलाइड होता है। अब जैसे इसमें अपन इसको अपन रॉन्ग कैसे प्रूव करेंगे? अपन ने एक एग्जांपल लिया सोप का। अगर आप सोप को पानी में डिसॉल्व करते हो तो सोप का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। सोप का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो होता है कोलाइड।
अगर हम सोप को पानी में सोप को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सोप का एक्वा सॉल्यूशन वर्क करता है एज ए कोलाइड। लेकिन अगर हम उसी सोप को अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दें तो अल्कोहल में वही सॉल्यूशन आपका काम करता है एज ए क्रिस्टलॉइड। तो मटेरियल तो एक ही हुआ, सॉल्यूट तो आपका सेम है सोप। सोप एक कंडीशन में तो क्रिस्टलॉइड हो गया और एक कंडीशन में क्या हो गया, कोलाइड। जबकि थॉमस ग्राहम क्या कहता है, थॉमस ग्राहम ये कहता है कि या तो मटेरियल क्रिस्टलॉइड होगा या फिर मटेरियल कोलाइड होगा। लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या देखा कि सॉल्वेंट को चेंज करके एक ही मटेरियल को क्रिस्टलॉइड से कोलाइड में या कोलाइड से क्रिस्टलॉइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे अपन दूसरा एग्जांपल देखें NaCl का। NaCl का आपका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो क्रिस्टलॉइड होता है। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन जो है वो एक क्रिस्टलॉइड होता है। लेकिन अगर हम NaCl को आपके बेंजीन या अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक कोलाइड की तरह से वर्क करता है। तो मटेरियल तो एक ही है, मटेरियल तो एक ही है, एक कंडीशन में क्रिस्टलॉइड हो गया, एक कंडीशन में कोलाइड हो गया। तो इसका मतलब ये निकला कि कोई मटेरियल क्रिस्टलॉइड या कोलाइड नहीं होता, बल्कि क्रिस्टलॉइड या कोलाइड मटेरियल की एक स्टेट होती है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को किसी सुटेबल मेथड की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। क्रिस्टलॉइड या कोलाइड कोई फिक्स मटेरियल नहीं है, हर एक मटेरियल को दोनों फेज में लाया जा सकता है। क्रिस्टलॉइड में भी चेंज किया जा सकता है, कोलाइड में भी चेंज किया जा सकता है बाय चेंज इन मेथड। मेथड को चेंज करके, उसका सॉल्यूशन बनाने का मेथड चेंज करके एक ही मटेरियल को हम क्रिस्टलॉइड में भी चेंज कर सकते हैं और कोलाइड में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलॉइड या कोलाइड कोई मैटर नहीं होकर के मैटर की एक स्टेट होती है। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ऑफ सॉल्यूशन, अपन सॉल्यूशन को उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है उनके साइज के बेसिस पर हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखिए पहले नंबर पर आता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड होता है सस्पेंशन और थर्ड नंबर पर आता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, जो अपने को इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। इनके बारे में अपन हल्की सी जानकारी लेंगे, लेकिन अपने को मेनली जो चैप्टर में पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन जितने भी सॉल्यूशन होंगे आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो सॉल्यूशन में अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पूरे के पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, कंपोजिशन सेम। आपका ट्रू सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब आपके सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सेम होंगी और पूरे सॉल्यूशन का कंपोजिशन सेम होगा। ये होता है आपका हेट्रोजीनियस और ये भी आपका हेट्रोजीनियस होता है। अब हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है यहां पर कंपोजिशन सेम नहीं हो और प्रॉपर्टीज सेम नहीं। जहां कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है वो सॉल्यूशन आपके हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब जैसे अपन सपोज करें सस्पेंशन का एक अपन एग्जांपल लें, जैसे अपना सप्लाई का पानी आता है। सप्लाई के पानी में कई बार जो है उसमें मिट्टी आती है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उस पानी को आप जो कलेक्ट करके अगर रख देते हैं तो रखने के बाद धीरे धीरे मिट्टी जो होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होती चली जाती है, नीचे कलेक्ट होने लग जाती है।
पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी नीचे की तरफ हो जाती है। तो क्या अपन मिट्टी का और पानी का कंपोजिशन सेम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। नीचे मिट्टी का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, ऊपर मिट्टी का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। तो इसका मतलब सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन के अंदर आपका जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइडल सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोजीनियस होते हैं। ना तो इनमें कंपोजिशन सेम होता है और ना ही इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। अब इसके बाद में अपन इसका दूसरा डिफरेंस देखें। एक तो ये हो गया आपका होमोजीनियस, ये आपके हेटेरोजीनियस हो गए। फिर इसमें ओनली वन फेज होता है, इसमें केवल एक फेज होती है। इसमें आपके 2 फेजेस होंगे। टू फेजेस का मतलब, इसका फेज 1 होने का मतलब, फेज 2 होने का मतलब यहां पर ये कि अगर अपन किसी भी तरह का माइक्रोस्कोप लगा लें, किसी भी तरह का माइक्रोस्कोप लगा लेंगे, तो माइक्रोस्कोप लगाने के बाद अपन यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हमारा जो फेज होता है वो केवल एक फेज होता है। यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम आंखों से भी पहचान सकते हैं। सस्पेंशन का पार्टिकल अगर ज्यादा बड़ा है तो वो पार्टिकल हमारी आंखों से भी देखा जा सकता है। और आपके कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, इनको देखने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इनके पार्टिकल को आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके पार्टिकल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। तो होमोजीनियस, दोनों हेटेरोजीनियस, सिंगल फेज या आपके डबल फेज। अब इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज होता है आपका सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो 1 नैनोमीटर से क्या होंगे? छोटे होंगे। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये अपनी बुक में डाटा इसका गलत दे रखा है। अपनी बुक में जो है यहाँ 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, जबकि ये होता है आपका 1000 नैनोमीटर। तो सस्पेंशन पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के, सॉरी, मोर देन 1000 नैनोमीटर। और कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यानी कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल और सस्पेंशन के पार्टिकल के बीच के साइज के होते हैं। सस्पेंशन का पार्टिकल जहां 1 नैनोमीटर से छोटा है, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल आपका 1 नैनोमीटर से छोटा है, सस्पेंशन का पार्टिकल आपका 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का होता है। यानी इस तरह से आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन दोनों के बीच में आता है। अब इसमें जो अपने कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर 2 तरह के फेज होते हैं। एक फेज को तो अपन बोलते हैं आपके डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा फेज जो होता है उसको बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम। और दूसरा फेज होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज लाइक सॉल्यूट। डिस्पर्स फेज जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का लाइक सॉल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो लाइक सॉल्वेंट होता है। यानी सीधे सीधे बोला जाए, नॉर्मल जो सॉल्यूशन होते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होता है उसको अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को तो बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम।
अब सॉल्यूट जो होता है स्मॉल अमाउंट, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो आपका सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो इस तरह से अपन सॉल्यूशन की तीन कैटेगरी बना रहे हैं, ट्रू, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस, सस्पेंशन और कोलाइडल आपके हेट्रोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन में केवल वन फेज होता है, सस्पेंशन में और कोलाइडल में दोनों में दो दो फेज होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, सस्पेंशन पार्टिकल जो होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो दो फेज होती है उन फेज को अपन नाम देते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो लाइक सॉल्यूट, उसको अपन सॉल्यूट मान सकते हैं, और सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है जिसका अमाउंट कम हो, और आपका जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो सिमिलर टू सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का या डिस्पर्शन मीडियम का मतलब होता है जिसका अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसमें आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के दो फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में बताएं।